मैं आपसे पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता हूं देवियों और सज्जनों, आज तक इतने विस्तार से, इतने दिलचस्प और अक्षरशः प्रामाणिक ढंग से कोई किताब नहीं लिखी गई है। और उसकी वजह यह है कि जिस अधिकारी ने ये किताब लिखी है, राजेश पांडे, वो एसटीएफ के बनने से लेके श्री प्रकाश के एनकाउंटर तक हर पल, हर घंटे, हर दिन इस ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। 90 का वो दशक था, 30 गाड़ियों का काफिला और 25 गाड़ियों में राइफलें बाहर निकली हुई। बच्चे जो स्कूल जाते थे वो छिप जाते थे अपने रिक्शे में। पूरी की पूरी एसटीएफ सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि इसके आतंक को ख़त्म किया जाए। श्री प्रकाश का जब यहाँ एनकाउंटर हुआ था तो साक्षी महाराज को मारने के लिए ही वो कैंप कर रहा था। किसने दी थी सीएम को मारने की सुपारी? सीएम ने ही खुद कहा, ऐसा अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे मारने की सुपारी दी गई है। संरक्षण कौन देता था उसे? एक तो सूरज भान हो गए। सूरज भान, देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से माननीय थे जो उसके या तो पेरोल पे थे या उसे अपने पेरोल पे रखना चाहते थे? सर्वविदित नाम था, वो अमरमणि थे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी हुए हैं, देश के बाकी हिस्सों में भी। वो क्या था जो श्री प्रकाश शुक्ला को इतना अलग बनाता था कि एक गुंडा जो आज से 2.5-3 दशक बाद पहले मारा गया और आज भी उस पर इतनी चर्चा हो रही है, इतना सब हो रहा है। पहली जो विशेषता थी कि इसके गैंग में 3 से अधिक आदमी कभी रहे ही नहीं। तो उसने फ़ोन किया, मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे की बात हो। छूटते ही कहा कि राजेश पांडे बोल रहे हो? हमने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं, बताइए कौन सा बोल रहे हैं? उसने कहा श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कौन श्री प्रकाश? तो बस वो अपनी औकात पर आ गया। इतनी जल्दी भूल जाओगे तुम, ये वो अपना गालियाँ बकने लगा। मैं भी गालियाँ देने लगा। वो 19 गालियाँ दे रहा था, मैं 20 गालियाँ दे रहा था। इस बीच इलाहाबाद का खून है, ऐसे कैसे? इलाहाबाद का खून है, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने गालियाँ देनी शुरू की। आप वो आखिरी व्यक्ति हैं जिसे जीवित श्री प्रकाश शुक्ल ने देखा जी, जब एनकाउंटर हुआ इंदिरापुरम में। जी, क्या हुआ था, क्या हालात थे? देखिए हालात तो नमस्कार, एक और किताब के साथ हाजिर है किताब वाला। आज की किताब है वर्चस्व, उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान। इसे लिखा है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने, छापा है राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने। 399 रुपये किताब की कीमत है। ये तो बुनियादी जानकारी हो गई। क्या है इस किताब में ख़ास? ये किताब 90 के दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराधियों के बाहुबली और फिर माननीय बनने की गाथा कहती है, एक किरदार को केंद्र में रखकर। इस किरदार का नाम है श्री प्रकाश शुक्ल, 2 लाख का इनामी बदमाश। उस समय ये सबसे बड़ी इनामी रकम हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे श्री प्रकाश शुक्ला पे तो बहुत सुन लिया, इतनी कहानियाँ, इतने वीडियो, इतनी रपटें, वेब सीरीज़ भी बन गई। मैं आपसे पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ देवियों और सज्जनों, आज तक इतने विस्तार से, इतने दिलचस्प और अक्षरशः प्रामाणिक ढंग से कोई किताब नहीं लिखी गई है। और उसकी वजह यह है कि जिस अधिकारी ने ये किताब लिखी है, राजेश पांडे, वो एसटीएफ के बनने से लेके श्री प्रकाश के एनकाउंटर तक हर पल, हर घंटे, हर दिन इस ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। और एसटीएफ से भी पहले जब वो कैसरगंज और कई और इलाकों में सीओ रहे या दूसरे पदों पर रहे, तब भी उन्होंने लगातार इस अपराधी को, इसके नेटवर्क को ट्रेस किया है। मोबाइल की जिन गतिविधियों के द्वारा अंततः ये पकड़ा गया, उसके बारे में जानकारी। बिहार के बाहुबली से, माफिया से बाहुबली और बाहुबली से माननीय बने सूरज भान के गैंग्स की जानकारी। ब्रिज बिहारी प्रसाद का किस तरह से मर्डर हुआ, राजन तिवारी का क्या रोल था, नेपाल में विराटनगर में कौन से कैंप थे, उत्तर प्रदेश के कौन से माननीय मंत्री थे जो इसमें शामिल थे, किसका वरद हस्त था, कौन था जो उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से अदावत पाले था और इस पूरी लड़ाई को ब्राह्मण वर्सेस लोध की लड़ाई में तब्दील करना चाहता था। इसमें कई ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो अभी भी पदों पर विराजमान हैं। संविधान की शपथ लेकर राजेश पांडे ने किताब लिखते हुए किसी भी नाम से बचने की कोशिश नहीं की है। इसमें लालजी टंडन का जिक्र आता है, इसमें कल्याण सिंह का जिक्र आता है, इसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का जिक्र आता है, हरिशंकर तिवारी, और शुरुआत होती है किताब की वीरेंद्र शाही के मर्डर से। लेकिन मर्डर के जो ब्यौरे हैं वो ऐसे हैं जो आपको इससे पहले कभी किसी अखबारी रपट या वीडियो रिपोर्ट में नहीं मिले होंगे। इसलिए वर्चस्व बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है और इसी वजह से हमने ये इरादा किया
कि किताब वाला में विस्तार से बात की जाए। राजेश पांडे जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। बेसिक कहानी तो जो भी यूपी में दिलचस्पी रखता है सबको पता है, लेकिन आप बेसिक से बहुत आगे गए हैं। उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उसकी लंपटई, उसकी क्रूरता, जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ल था, उन सब पे मैं आऊँगा। किताब में एक जगह आप जिक्र करते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला की स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे, जो इस समय फर्रुखाबाद सदर से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनसे मुलाकात होती है। इस मुलाकात की आप लोगों को कैसे जानकारी मिली और क्या ब्यौरे थे उस बातचीत के? देखिए सौरभ जी, वो मैंने जैसे आपने शुरू में ही कहा कि ये 90 के दशक के कालखंड में पुलिस और अपराधी गिरोहों से फिर वो माननी, इस पूरे संकलन में उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के मारने की सुपारी किसी ने ली है। अजय राज शर्मा साहब उस समय हम लोगों के एडीजी हुआ करते थे, बाद में दिल्ली पुलिस में कमिश्नर रहे जी। उन्होंने एक किताब लिखी, बाइटिंग द बुलेट। तब आधिकारिक तौर पर बताया तो वो करते थे, आधिकारिक तौर पे ये पता लगा कि जब ये बात कल्याण सिंह को उनके किसी बहुत नज़दीकी ने बताई तो उनका ट्रांसफ़र लखनऊ से हो गया था। वो सीतापुर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में थे, उनको बुलाया गया, बड़ी बेचैनी की हालत में थे, ऐसा उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा है। और फिर उन्होंने पूरा किस्सा बताया और ये कहा कि हमें एक यूनिट तैयार करके दीजिए जो श्री प्रकाश और उसके गैंग का खात्मा करे। सो एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की अभी चर्चित यूनिट है, वो सबसे पहले प्राइमरली श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के लिए बनी थी। देखिए, पूरे देश में किसी एक अपराधी के लिए बनने वाली ये पहली यूनिट थी। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए समय 6 महीने का, जो उसका जो जीओ आया, जो शासनादेश आया, उसमें सिर्फ 6 महीने का समय था। 2-3 चीज़ें जो इससे रिलेटेड थीं, जैसे आर्म्स की स्मगलिंग, वो भी उसके एजेंडे में रखी गई। अदरवाइज़ पूरी की पूरी एसटीएफ सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि इसके आतंक को ख़त्म किया जाए। और फिर बनी भी वो। राजीव रतन शाह साहब उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे जी। राजीव रतन शाह साहब एक सिलसिले में अपनी बेटी के पास अमेरिका गए हुए थे। इसी बीच में एक बड़ी किडनैपिंग लखनऊ में हुई और मर्डर हुआ। सोलोमन एंड सोलोमन उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी थी जो दवा की सप्लाई करती थी। उसके मालिक थे के रस्तोगी। के रस्तोगी के साथ उनका बेटा सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है बोटेनिकल गार्डन। रास्ते में श्री प्रकाश ने ओवरटेक करके उनको उतारने की कोशिश की। वो रेजिस्ट करने लगे, उनको गोली मार दी और गाड़ी से पहले टक्कर मारी। हाँ, तो श्री प्रकाश ने उतर के फिर गोली मार दी। वो मर गए और उसके बाद फिर इसको लेके, इनके बेटे को लेके चले गए। और फिर उसके ज्वेलर ससुर को फ़ोन किया कानपुर में, और बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं वो। उनको फ़ोन किया कि हमारे पास है, इधर उधर भटकना मत। तो इनके पारिवारिक संबंध है राजीव रतन शाह से। के रस्तोगी साहब की पत्नी और राजीव रतन शाह साहब की पत्नी, ये लोग एक परिवार से को बिलोंग करते थे। उनको वहाँ बताया गया अमेरिका में ऐसी ऐसी घटना हो गई। वो तुरंत NYPD के हेडक्वार्टर गए। उनके हाथ का लिखा हुआ 1.5 पन्ने का वो, कि कैसे वहाँ पर माफिया को ख़त्म किया गया न्यूयॉर्क में, एक नई यूनिट बना के। NYPD एक नई यूनिट बनाई गई। उसके पहले न्यूयॉर्क की जो माफिया की एक्टिविटी थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरे अमेरिका को तबाह करके रखा था। तो वहाँ गए और उन्होंने एक अपने हरे रंग की एक कलम से एक पन्ने में शॉर्ट नोट टाइप का उन्होंने 15-20 बिंदु का बना के वो, और वहाँ से वापस आ गए, जल्दी वापस आ गए। और फिर ये घटना हो ही चुकी थी। इस बीच में उनको अपने सुपारी की जानकारी हो गई। अजय राज शर्मा साहब जब बुलाए गए तो उनको अपनी सुपारी की, मतलब कल्याण सिंह को जी, मतलब ये एक यूनिट बनानी है। सुनने में लग रहा है कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी। हाँ। और हम लोग हमेशा कहते थे नहीं, दूसरे के मारने की सुपारी है, मुख्यमंत्री की नहीं। लेकिन जब आप लोग क्या साक्षी महाराज और इन सब का, साक्षी महाराज तक हम लोग जितना जान पाए, क्योंकि श्री प्रकाश का जब यहाँ एनकाउंटर हुआ था तो साक्षी महाराज को मारने के लिए ही वो कैंप कर रहा था।
10-15 दिन और अगर बीत जाते, वो उतना जाड़ा नहीं पड़ रहा था कि वो कम्बल ओढ़ सके और AK-47 और लेके जा AK-47 लेके जा सके। उसने पूरी परफेक्ट रैकी कर रखी थी कि वो कहाँ बैठेंगे, हम किधर से आएंगे, मार के किधर से जाएंगे, ये सब पूरा प्लान था। लेकिन जाड़ा इतना नहीं था कि कम्बल ओढ़े, और अगर कम्बल ओढ़ के जाएगा वो तो ऑड मैन आउट हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे, क्योंकि साक्षी महाराज को भी आप जानते ही होंगे, अंदाज लग जाएगा कि कोई बाहरी आदमी है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें इकट्ठा हुई। किसने दी थी सीएम को मारने की सुपारी? नहीं, सीएम को मारने की, जब सीएम ने ही खुद कहा, ऐसा अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे मारने की सुपारी दी गई है, 5 करोड़ में दी गई है। तो उनको सुनना था, अधिकारी थे, और उनसे ये अपेक्षा थी कि एक यूनिट बनाइए जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उस गैंग को ख़त्म कर सके, उसके डर को ख़त्म कर सके। आप ये समझ लीजिए हजरतगंज जैसा दिल कहते हैं लखनऊ का, जी बिल्कुल, जो रात भर जीवंत रहता है। 7 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी। 8 बजे अगर आप उस जमाने में हजरतगंज चले जाएं तो क्या जनपथ हो, क्या हजरतगंज हो, क्या लवलेन, सन्नाटा हो जाया करता था। इस कदर इसका डर था। पहले व्यापारियों ने कोशिश की, जाम, धरना, प्रदर्शन, पुलिस को दबाव बनाने के लिए, जल्दी पकड़िए, जल्दी मारिए, ये सब। फिर जो अपराध उनके साथ हुआ, जो उसने किया, उसका भी मैंने इसमें जिक्र किया है। बनवारी लाल कंछल और किसको किसको क्या क्या किया। उसके बाद से किसी भी व्यापार मंडल ने इतनी घटनाओं के विरोध में कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पॉलिटिकल लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, ये सब बताया करते थे, इसलिए वो परेशानी उनको थी। वो ये बातचीत जो मैंने पूछा सवाल की, सुनील दत्त द्विवेदी और शिव प्रकाश शुक्ला की मीटिंग हुई, ये पुख्ता जानकारी? बिल्कुल पुख्ता जानकारी है इसमें। कोई ऑन रिकॉर्ड लिख रहे हैं? ये ऑन रिकॉर्ड लिख रहे हैं, आज नहीं, बहुत पहले लिखा है मैंने। इसके पहले मैंने अपनी, जो मैं क्राइम में जो करता हूँ, उसमें भी मैं बता चुका हूँ इसको। क्या बातचीत हुई दोनों के बीच? बातचीत, अब वो परेशान थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उस समय बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी थे। जी बिल्कुल। राजनीति में उनसे ऊंचे कद का कोई आदमी उस समय कल्याण सिंह के बराबर, और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, ऊर्जा मंत्री रहे थे, घोर दावेदार थे वो। तो उनकी हत्या हुई। उनके बेटे थे सुनील दत्त जी। वो जो शूटर था जीवा, वो तो मारा गया ना अभी? जीवा को तो वहाँ अदालत में मार दिया अभी, हाँ वही टुटहे से आदमी ने मार दिया उसे, अदालत में, उसके कोर्ट के भीतर गोली मार दी। मरवाया किसने, ये अभी विवेचना का विषय है, मैं उस विषय पे विवेचना का विषय है। लेकिन मारा बहुत टूटे फूटे आदमी ने उसको, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं, मारा, और बिल्कुल सटीक मारा कि वहीं। फिर उसके बाद हाथ हिलाने का मौका नहीं मिला जीवा को। जीवा ने भी बड़ी हत्याएं की, बड़ी घनघोर हत्याएं। ब्रह्मदत्त जी की हत्या में वही था ना मुख्य शूटर? हाँ। तो वो भी ढूंढ रहे थे, तब तक ये एकदम शबाब पे था शिव प्रकाश। तो इन लोगों की मुलाकात एक शादी में हुई। अब बातचीत तो 2 लोगों के बीच हुई, क्या हुई होगी ये अंदाज ही है हम लोगों का। कहाँ पे थी ये शादी? ये शादी लखनऊ में ही थी। वहाँ एक शादी में इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात किसी तीसरे ने अरेंज कराई और कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ये काम करा देंगे। और फिर क्या काम? साक्षी महाराज को मारने का काम उन्होंने कहा था, जो हम लोगों की जानकारी में है। बाद में कल्याण सिंह तक ये बात गई, साक्षी महाराज ने उसको कैसे पेंट करके बताया, इसके बारे में बहुत हम लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ इतनी थी कि साक्षी महाराज के लिए वो कैप्टन द्विवेदी उसके लिए परेशान थे। बाद में जो चीज़ उन्होंने खोल के लिखी है अजय राज शर्मा साहब, और अगर उन्होंने लिखी है तो उसमें शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं उनको बहुत ज़माने से, मैं चूँकि वो भी यूपी काडर में थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनकी इतना वेट होने के बाद भी, जब तक वो यूपी में रहे, कमाल के क्रिकेटर थे साहब। यूपी IPS की जो क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, वो चयन करते थे, खुद खेलते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि फील्डिंग का टाइम आए तो वो बाहर बैठ जाएं, किसी नए लड़के को वहाँ लगा दिया जाए, फील्ड करते थे। मतलब इतना गजब का आदमी था। और जो उन्होंने लिखा है मैं उसको बिल्कुल सत्य मान के चलता हूँ कि ज़रूर ये जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी को हुई होगी, ठीक है, कि उनको मारने की सुपारी ली, तो सही ही होगी। इस पूरी कहानी में कई बार AK-47 का जिक्र आने वाला है, और जिक्र आने वाला है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस का। जी। उत्तर प्रदेश के माफिया के पास AK-47 कैसे पहुंची, और उसमें सूरज भान का क्या रोल था, जरा ये बताएं।
देखिए, सूरजभान तो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में गोरखपुर में लैंड किए। देखिए, वो ज़माना वो था जब रेल मंत्री बिहार से ही हुआ करते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और जिस रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में था, बेसिकली उसका पूरा कैचमेंट एरिया वो पटना तक उसके जुरिस्डिक्शन में हुआ करता था। पहले टेंडर, पेपर के टेंडर निकलते थे, फॉर्म लेके कोई जाएगा खरीद के, और जमा होने की अंतिम तिथि के पहले वापस उसको ले जाएगा, बॉक्स में डालेगा, फिर एक तिथि होगी, फिर खोला जाएगा, फिर किसका लोएस्ट हुआ, किसका हाईएस्ट हुआ, ये देखा जाएगा। रेलवे के उस हेडक्वार्टर के बाहर दो ग्रुप हमेशा मौजूद रहते थे, एक हरिशंकर तिवारी का, एक वीरेंद्र शाही का। इनके 10-10, 20-20, 25-25 राइफलधारी लठैत वो बाहर बैठे हुए हैं। उनकी नज़र सिर्फ इस बात पे है कि ये जो 50 करोड़ का टेंडर है, या 100 करोड़ का है, या 200 करोड़ का है, इसका फार्म कौन कौन ले गया। पहले तो वो जो ले गया उसको अपने स्तर से डील करेंगे कि जमा करने मत जाना। मान लिया उसने किसी तीसरी थर्ड आदमी से, ऐसे बिल्कुल जैसे जिसको लोग न पहचान पाएँ, तो जमा करने वाले हर आदमी की तलाशी ये लोग लिया करते थे। हाइट थी ये 90 के दशक में क्राइम की, और ये 90 का दशक वो दशक है जब पुलिस, उस पूरे दशक में पुलिस बैकफुट पे थी, देश भर में बैकफुट पे थी। उसके तमाम कारण भी हैं। तो साहब, ये लोग तलाशी लिया करते थे किसका फॉर्म, अगर फॉर्म मिल गया तो मार पीट के उससे छीन लेंगे, फाड़ देंगे। फॉर्म भी उन्हीं के लोग जमा करेंगे। इनका वाला इनकी तरफ से अगर चला गया, मिल गया, तो गोली मार दी जाएगी। ये झगड़ा चलता रहा। सूरजभान भी एक उसमें प्लेयर थे कॉन्ट्रैक्ट में, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में। उनके भी अपने जो लोग थे वो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में गोरखपुर आते थे जब टेंडर के फॉर्म निकलने होते थे, या जमा होने होते थे, या खुलने होते थे। हर बार या तो हरिशंकर तिवारी या वीरेंद्र शाही वो टेंडर ले लिया करते थे, और उसको बिहार में जाके तो वो काम कर नहीं सकते थे। उसको 10%, 15%, 20% उन्होंने कहा, साहब इतना हमको जमा कर दीजिए, जाइए आप काम करिए, बिल ले आइएगा, साइन कर दूंगा, पैसा पेमेंट हो जाएगा, काम आप ही को कराना है। तो सूरजभान के दिमाग में आया कि साहब रेल मंत्री हमारा, इलाका हमारा, हम वहाँ के बाहुबली, और हम इनके सामने आके पैर छूते हैं। इसी बीच में हरिशंकर तिवारी और सूरजभान का संपर्क हो गया एक टेंडर के दरमियान, और वो पूरा का पूरा टेंडर वीरेंद्र शाही ले गए थे। दोनों के लोगों के बैठ की बातचीत हुई कि भाई ये तो बहुत हो गया। हरिशंकर तिवारी की अपनी अदावट थी, उन्होंने बात की श्री प्रकाश से और सूरजभान से, साथ साथ ये लोग चलते थे। सूरजभान को दादा कहता था वो, और अपना गुरु मानता था। और सूरजभान ने ही उसको उसका नाम दिया था अशोक सिंह। हाँ, सूरजभान ने ही उसको उसका नाम दिया था कि कभी अपने नाम से फ़ोन मत करना, हमारे यहाँ भी बहुत मुखबिर हैं। हम लोग जब मोकामा इसकी तलाश में गए थे तब हमने घरों में वो देखा था, वॉच टावर। मोकामा का कोई ऐसा घर नहीं था जिसपे, और इसके घर में भी एक ऊपर वॉच टावर था। हम लोग काफ़िले से गए, बहुत अंदाज़ा नहीं था। एक एएसपी थे वहाँ के, पटना पुलिस के आईपीएस अफसर थे नए नए, वो हम लोगों को लेके गए। वॉच टावर से ये सूचना हो गई कि पुलिस आ रही है। ये लोग अपना वो एम्बेसडर जो जिस पे ये चलता था वो बरामद हुई। आरके सिंह की पिस्टल, आरके सिंह के मारने के बाद जो छीनी गई थी वो बरामद हुई। आरके सिंह लखनऊ पुलिस के एक दरोगा थे जो हजरतगंज में चेकिंग के दौरान हाथापाई हुई थी, और श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको गोली मारी थी, और उनकी सर्विस पिस्टल जो होती है वो छीन के भाग गया था। वो सब वहाँ बरामद हुआ था। देखिए, कहने का मतलब ये कि रेलवे के टेंडर की जंग से सूरजभान इसमें कूदे। उन्हें एक लोकल आदमी चाहिए था। लोगों ने बताया कि इसमें बड़ा दम है। दम कैसे इनका पहले हुआ? पहले आपको ध्यान हो कि केबिल चला करते थे बड़े शहरों में। केबिल से आपको तमाम डिश एंटीना लगते थे, तार खींचा जाता था, और पैसा वो डिश एंटीना वाला नहीं, वो तो केवल आपको केबिल का कनेक्शन ला के दे देंगे। उसमें 50 चैनल हैं या 40 चैनल हैं। 200 से लेके और 100 से लेके 250 तक का उसका पैसा होता था। लगवाने का शौक सबको था, लोग कनेक्शन ले लेते थे, महीने का पैसा नहीं देते थे। तो उतने इलाके के गुंडों को पैसा वसूलने का काम जो केबिल ओनर था, बहुत बड़ा व्यवसाय था ये। अगर आपको ध्यान हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस व्यवसाय को लेकर सैकड़ों मर्डर हुए हैं।
आज भी ये अब जब उसके बाद जब डिश आ गई तभी इनका रुतबा थोड़ा कम हुआ। पहले तो ये था कि आपने नया चैनल, आपने नया कोई टीवी चैनल लॉन्च किया और जब तक आप उस केबल चलाने वाले मालिक को पैसा नहीं देंगे वो आपका केबल वो आपका चैनल चलाएगा ही नहीं। मेरठ में यही होता था, गाज़ियाबाद में यही होता था, संभल में यही होता था, मुरादाबाद में यही होता था, इन सब ज़िलों में यही काम हुआ करते थे। तो जब ये केबल का काम गोरखपुर में दूसरे लोगों को मिला तो इनका अचानक इंटरेस्ट आ गया। करता धरता कुछ था नहीं श्री प्रकाश, उसने एक एक करके केबल के बड़े ऑपरेटर्स के लिए जो पैसा उगाही करते थे उनका मर्डर करना शुरू किया। 9 लोगों की हत्या की उसने। तो गोरखपुर के रंगबाज के तौर पर कि भाई इसने इसको भी मार दिया। उस समय के सब चढ़े हुए लोग थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी यूनियन के लोग थे जिनको गोली मारी गई, क्योंकि वही लोग इंटरेस्ट लेते थे कि अपने 2 आदमी लगा दिए, हर घर में घुस के पैसा लाओ। कट्टा लेके जाते थे कि 300 रुपये 2 महीने का नहीं जमा किया है, तुम ला के जमा करो। ये उस ज़माने में होता था और सब जगह होता था। तो वो जब इसको ही शॉट इनटू फेम, तब लोगों ने बताया कि भाई यहाँ का काम तो यही कर सकता है। तब श्री प्रकाश इनके पास आया और श्री प्रकाश ने सबसे पहले जब AK-47 देखी सूरजभान के पास तो उसने कहा कि दादा हमें एक AK-47 चाहिए। हथियारों का बड़ा शौक था, .45 की पिस्टल उसके पास थी, AK-47 उसके पास थी, बहुत शौक था उसको हथियारों का। तो उन्होंने कहा ठीक तुम्हें 2 दूंगा मैं, लेकिन शाही को मार दो। पहला अटैक इन लोगों ने पहला अटेम्प्ट किया, उस समय सूरजभान उनके साथ था श्री प्रकाश के साथ। ये अपनी एम्बेसडर गाड़ी में थे, एम्बेसडर को ओवरटेक करके हाँ। चलाया। इन्होंने पैर ऊपर कर लिए, शाही ने सिर नीचे कर लिया, गनर मारा गया, इनको भी 2-1 गोलियां लगी लेकिन ये बच गए। और तब उसने कहा दादा देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप एक ही देती। उनका नहीं, जिस दिन मार दोगे 2 दूंगा मैं। और दिया। फिर जो आप कह रहे हैं पुरुलिया ड्रॉप का जिक्र इसमें कैसे आया, तो जब आनंद पांडे का एनकाउंटर हुआ दिल्ली में, ये श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथी था, बाद में उससे अलग हो गया था। जब आनंद पांडे का एनकाउंटर हुआ वहाँ दिल्ली में, तो उसने किडनैपिंग की थी एक बहुत बड़ी, जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े बॉटलर हैं विवेक लढ़ानी। लढ़ानी इसकी से बड़ा बॉटलिंग, कोका कोला के जो बॉटलिंग का है, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े हैं। ये लड़का नया नया बाहर से कहीं से MBA करके आया था और आनंद नया नया अलग हुआ था श्री प्रकाश से। सूरजभान ने इन लोगों की मध्यस्थता कराई थी। एक AK-47 उसको दिलवा दी थी, एक श्री प्रकाश के पास थी। मैंने उसका पूरा जिक्र किया है। झगड़ा क्यों हुआ जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखिए श्री प्रकाश शुक्ला का जो एक बड़ा ट्रेट था, बड़ा अवगुण था कि चरित्रहीनता, अय्याशी, और उसमें अपने दोस्तों को, उनकी बहनों को, उनको भी ना बख्शना। जी देखिए ये लोग जब कभी थोड़ा बहुत दबाव पड़ता था तो ये नेपाल भाग जाते थे। विराटनगर में इनका अड्डा था, वहाँ एक होटल था, होटल वाले को ये पैसा देते थे। कहते तो ये हैं कि जो इनको रकम मिलती थी वो रखने के लिए भी उसको देते थे। PCO का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन थे नहीं। किसी को धमकाना हो, किसी से बात करनी हो, किसी को पैसा मांगा है उससे पैसा ले आना हो, इन सब कामों के लिए PCO का इस्तेमाल करना था उस ज़माने में। वहाँ नेपाल में भी और यहाँ अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में भी PCO पे जो लोग आते थे उनका नाम नंबर भी नोट किया जाता था। किस नंबर पे वो फ़ोन किए हैं ये भी नोट करते थे, क्योंकि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ये पता करके कि फ़लाँ PCO से फ़लाँ बदमाश ने फ़लाँ को धमकी दी है, PCO वाले के पास आते थे कि इतने बज के इतने मिनट पे किस फ़ोन पे बात की गई है। यही एक छोटा सा साधन था इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो विराटनगर बाजार में जहाँ ये PCO में ये जाया करते थे, श्री प्रकाश गया पहले, उसने बात की। उसने तो बोल के नहीं लिखाया होगा, लेकिन ऑपरेटर ने वो नंबर, क्योंकि नंबर डायल करके वही देते हैं, वो नंबर उस पर रख छोड़ा था। 1.5-2 घंटे बाद आनंद को भी ज़रूरत पड़ी। उनके यहाँ भी घर से कुछ पूछना था उसको, अपने अलग अलग PCO से ये करते। इत्तेफाक से ही उसी PCO पर पहुँच गया। लैंडलाइन नंबर सब हुआ करते थे, वही वो लोग लिखते थे। रजिस्टर जो मेंटेन करते थे, उसी पे
यहाँ भी दिल्ली में भी रजिस्टर मेंटेन किया है। उस समय जब इसकी किडनैपिंग हुई थी विवेक लाठानी की, तो हम लोग उस समय मोबाइल का इस्तेमाल उतना प्रचलन में नहीं आया था, लेकिन जब पीसीओ इस्तेमाल होते थे, पीसीओ के नंबर आते तो हम लोग जाते थे, मैं भी, सत्येंद्र वीर सिंह भी और साथ के लोग जाते थे कि भाई ये नंबर कहाँ से, कौन आया था, क्या हुलिया था, किस तरह का था, क्या पहने हुए था, इस तरह की बातें पूछा करते थे। तो आनंद जब गया तो उसकी नज़र अचानक पड़ी कि 2 घंटे पहले मेरे नंबर पर बात हुई है और उस दिन वो आया ही नहीं था। तो उसने उससे पूछा कि ये कौन कर गया है, तो उसने जो हुलिया बताया, चूंकि पुलिस वाले और बाकी लोग भी सब पीसीओ पे ही संपर्क करते थे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो भी इतना ध्यान रखते थे कि आने वाला दाढ़ी रखे हुए कि नहीं रखे हुए, क्या पहने हुए, थोड़ा बहुत ध्यान में रखते थे ताकि अगर कल को कोई पूछे तो बता सकें। आनंद को उसने बता दिया कि साहब ये हुलिया था ऐसा, इसको फौरन समझ में आ गया कि ये शिव प्रकाश है। इसके आगे उसने कुछ पूछा नहीं। अगली बार जब अगले दिन ये फिर वहां से निकला तो इसने पीछा कर लिया, पीछे 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 पीछे, और फिर ये वहीं पर गया और फिर इसने आनंद के घर का नंबर मिला दिया। ये जैसे ही निकल के गया वैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि नंबर नोट किया हुआ है, फिर इसने अपने घर फ़ोन किया और फिर पूछताछ की तो ये पता लगा इसकी बहन से बात कर रहा है। बस वो दिन और उसके बाद इनके मरने का दिन दोनों के, और ये कभी एक नहीं हुए। ये पंचायत हुई थी सूरजभान के यहाँ कि बताइए ये इससे गंदा आदमी कौन हो सकता है, इनके सारे कर्म हमको पता हैं, हमारे सारे कर्म इनको पता हैं, और ये हमारे घर में ही सेंध लगा रहे हैं। सूरजभान के यहाँ पंचायत हुई, असलहों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। विवेक लाठानी की किडनैपिंग के बाद जब आनंद को मारा गया दिल्ली में, तो AK-47 रिकवर हुई। लोकनाथ बेहरा साहब उस समय CBI में थे, जो DG केरला में होकर रिटायर हुए, बहुत दिन तक NIA में भी रहे। वो CBI में थे और पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की विवेचना कर रहे थे। अगले दिन अखबारों में इस AK-47 का नंबर भी छपा कहीं पर, जहां तक मुझे ध्यान है पायनियर में छपा, दिल्ली पायनियर में। उन्होंने संपर्क किया और फिर वो मौके पर आए, लोकनाथ बेहरा साहब। वो मेरी इनसे पहली मुलाकात, उसके बाद मैं बराबर उनके संपर्क में रहा और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में रहे। बहुत ही परफेक्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो। उन्होंने देखा तो वो पुरुलिया ड्रॉप की का AK-47 था, जो उस सीरीज़ में जो वहाँ तमाम जगह मिले हैं, बरामद किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो उस सीरीज़ की थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये लोग क्या किसी बिहार के गैंगस्टर के कांटेक्ट में हैं? तो हम लोगों को जो जानकारी थी हम लोगों ने बताया कि सूरजभान के। फिर वो मुतमईन हो गए कि नहीं ये पुरुलिया ड्रॉप की है, क्योंकि शायद उस इन्वेस्टिगेशन में भी वो वहाँ तक मोकामा तक उसका कोई ट्रेल उन्हें मिला था। CBI की डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, पता नहीं फाइनलाइज भी हो गई है, तो बहुत डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात उन्होंने लोकनाथ बेहरा। संरक्षण कौन देता था उसे? एक तो सूरजभान हो गए, सूरजभान देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से माननीय थे जो उसके या तो पेरोल पे थे या उसे अपने पेरोल पे रखना चाहते थे? देखिए पेरोल ही कह सकते हैं आप। एक तो जो सर्वविदित नाम था वो अमरमणि थे, अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी, क्योंकि वो भी गोरखपुर के ही थे, मंत्री थे। छोटे मोटे काम इनको बंद कराओ उनको कराओ। वो एक वाकया उसमें मैंने इसमें लिखा है। एक दिन हुआ ये कि इसका बड़ा भाई था ओम प्रकाश, पुलिस परेशान थी। पुलिस जब परेशान होती है तो सारे रिश्तेदारों को बटोर के ले आएगी, प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए कि साहब कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वहाँ ले आए तो वहाँ लोगों ने इसको बताया कि ओम प्रकाश भैया को पुलिस ने कैंट थाने में बहुत मारा है। ये वहाँ से नाराज होकर अमरमणि त्रिपाठी के पास गया। अमरमणि से उसने कहा कि भाई इसका इंस्पेक्टर का, CO का और SSP का, इन तीनों का ट्रांसफ़र करा दो। इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ये बेइज्जती हमको बर्दाश्त नहीं है। तो वो अपना जैसे हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्या मैं ये चिट्ठी लिख देता हूँ, ये हो जाता है, दुनिया भर की बातें कह के अमरमणि ने अपने वाक पटुता, वाक कौशल से ये समझा दिया कि हाँ हम करा देंगे।
10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीने होने को हुआ तो ये विधायक निवास जो लखनऊ में है, इसके किसी तल पे उनका वो था, बैग उसने अपना AK-47 का उठाया, सीलो गाड़ी नीचे खड़ी की और धड़धड़ाता हुआ ऊपर चला गया। एक और मोअज़्ज़िज़ नेता हैं सिराज मेहंदी, कांग्रेस में हुआ करते थे, अब कहाँ हैं मुझे पता नहीं, और भले आदमी हैं, वो भी किसी काम से उनके यहाँ बैठे हुए थे। पूरा जिक्र मैंने इसमें किया इस पूरी घटना का, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। ये जैसे ही बाहर मंत्री थे, बाहर गार्ड ने रोकने की कोशिश की, धड़धड़ाता हुआ गुस्से में चला गया। इसको देखते ही मरमड़ी खड़े हो गए, अरे कैसे 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 यहाँ कैसे, अरे बता देते हम यहाँ जाते वहाँ जाते। उनका कुछ नहीं, आज मैं फाइनल बात करने आया हूँ। 10 लोग रहे होंगे कम से कम, लेकिन 2 ये प्रोमिनेंट लोग थे, एक अमरमणि और एक सिराज मेहंदी। उसने अपना बैग सेंट्रल टेबल पे रखा और कहा कि 1 महीना हो गया, तुम रोज़ हमको बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा। उनका नहीं, वो असल में मुख्यमंत्री मान नहीं रहा था, मैं फलाने से कहलवाता हूँ, ढिकाने से। नेता जिस तरह की बातें करते हैं। इस बीच उसने उस बैग की चेन खोली, AK-47 बाहर निकाली और ये कहा कि पहचानते हुए इसको ना, 1 मिनट का काम है, गोल मार्केट में खड़ा होकर जिस दिन चला दूंगा वो 50 आदमी मरेंगे, उस दिन ये SO, इंस्पेक्टर और एडिशनल SPC वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो AK-47 गोलघर, वो गोरखपुर वाला जो वहाँ का सिविल लाइन समझ लें या वहाँ का हजरतगंज समझ लें, गोलघर की ही बात। उसने कहा कि मैं एक बार एक मैगजीन फायर करूँगा और अभी सब हट जाएंगे, लिखते रहो तुम इसी तरह। वो अपना मनौती, नहीं ऐसा नहीं करते, इसको रख दो, भीतर रख दो। सब लोग वहाँ से जो बाहर निकल सका बाहर भाग गया। सिराज मेहंदी साहब को सिर्फ बाथरूम दिखाई पड़ा, वो उसके भीतर चले गए और भीतर से बंद कर लिया। 5-7 मिनट जब बहुत मनौती उनकी की अमरमणि त्रिपाठी ने, तो वो वहाँ से निकला और गुस्से में तमतमा के चला गया। सांस लेके जो लोग वहाँ थे वो आए, भैया ये तो बड़ा गजब था, ये तो ऐसा था, AK-47 किसी ने देखी नहीं थी। 5-7 मिनट बाद उनका, सिराज भाई कहाँ गए? सिराज मेहंदी। तो बहुत ढूंढने के बाद ये पता लगा कि बाथरूम में है। दरवाज़ा खटखटा जाए वो खोले ना। बहुत देर बाद जब उनको भी ये संतोष हो गया कि नहीं वो चला गया है, तब वो बाहर आए। सिराज भाई का, अगर सिराज मेहंदी साहब का शरीफ आदमी है, बहुत पुराने आदमी हैं, पुराने राजनीति, तो उम्र भी हो गई उनकी। कभी उनसे पूछिएगा इस वाक़ये के बारे में। वहाँ से भाग के बेचारे सीधे IG जोन के हैं कि कहीं को मेरे ऊपर आरोप न लग जाए कि मैं भी उसके साथ मिला हूँ। IG जोन साहब थे उस समय, शायद करमवीर सिंह साहब थे, जो बाद में DG हुए। उनसे आके उन्होंने पूरी दास्तान बताई। फिर मैं बुलाया गया कि भाई देखो यहाँ से आके चला गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो मेरी भी सिराज मेहंदी से बात हुई। उन्होंने पूरा वाक़या इस तरह का बताया। ये वो वाक़या है। लालजी टंडन को भी उसने फ़ोन पे धमकी दी थी? जी हाँ, लालजी टंडन को अशोक सिंह के नाम से, इस नाम से, उस नाम से, तो वो कोई उठाएगा नहीं उनके यहाँ। तो उसने कहा कि मैं मऊ का जिलाध्यक्ष भाजपा का बोल रहा हूँ, टंडन जी से बात कराइए। ये नगर विकास मंत्री थे और बड़े रुतबे वाले मंत्री थे कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में, अटल जी के खास, अटल जी के एकदम खास हम खास। तो जिस किसी ने फ़ोन उठाया होगा उसने कहा कि साहब ये मऊ के जिलाध्यक्ष में बात कराओ। फ़ोन उठाते ही उसने शुरू किया। मैंने 2 लोगों के ट्रांसफ़र के लिए कहा था, मैं उनको बताया था उसने कि मैं शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ, तब तक ये इसका नाम हो गया था। उन्होंने कहा था महीने भर के भीतर तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास उतनी सुरक्षा है जितनी बृजबिहारी प्रसाद के पास थी, तुम्हारे पास उतनी सुरक्षा है जितनी वीरेन शाही के पास थी, देखो मैं कैसे घुस के मारता हूँ। अब टंडन जी शरीफ आदमी, मतलब कभी वो क्राइम या क्रिमिनल्स के पछड़े में, मैं इतने दिन लखनऊ में तैनात रहा। आप SSP लखनऊ भी रहे? मैं SSP लखनऊ रहा, SP सिटी लखनऊ रहा मैं करीब 3.5 साल, उनके इलेक्शन में भी रहा, तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी तो और बाकी राजनीतिक रूप से लोग उनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना, लेकिन कभी उन्होंने क्राइम के किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न किसी की सिफारिश की, न ये कहा कि साहब इसको छोड़ दीजिए, ये FR लगा दीजिए, ये CS ले, ये कभी टंडन जी ने आज तक नहीं कहा। इतना उनके लिए बहुत था। फिर वो गए KGMC में और KGMC के प्राइवेट वार्ड में 3 महीने भर्ती रहे।
श्री प्रकाश के डर से? शिव प्रकाश के डर से कि कम से कम अस्पताल के भीतर तो हम सुरक्षित रहेंगे। कार्यकर्ता समय मांगने आएगा, कहीं ले जाने के लिए आएगा, कोई प्रोग्राम लेके आएगा, ये तो कह सकता हूँ कि साहब मैं भर्ती हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। ये है खौफ का आलम। ये था खौफ का आलम उसका। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी हुए हैं, देश के बाकी हिस्सों में भी। वो क्या था जो श्री प्रकाश शुक्ला को इतना अलग बनाता था कि एक गुंडा जो आज से 2.5-3 दशक पहले मारा गया और आज भी उस पर इतनी चर्चा हो रही है, इतना सब हो रहा है, हाथ खुला था, मर्डर ज़्यादा कर देता था, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता था, संरक्षण था, शातिर था, क्या था? देखिए, वैसे तो जैसा आपने बताया बहुत लंबी फहरिस्त है 90 के उस दशक में अपराध करने वाले और फिर माननीय होने वाले, बहुत लंबी है। शहाबुद्दीन से आप शुरू करें, अगर यूपी की बात करें, आप यूपी की भी बात कर लीजिए, किताब में हरिशंकर तिवारी तिवारी हैं, वीरेंद्र शाही हैं, ब्रजेश सिंह हैं, अभय सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, कहाँ कौन सा कम है। तो ये सारे लोग मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, मतलब एक नहीं है, हजार हैं। पहली जो विशेषता थी कि इसके गैंग में 3 से अधिक आदमी कभी रहे ही नहीं। बाकी सारे गैंग देख लीजिए, शहाबुद्दीन का गैंग देख लीजिए, आप हरिशंकर का देख लीजिए, सब रजिस्टर्ड गैंग थे और 50-50, 60-60 इनके गैंग मेंबर से जो रजिस्टर्ड थे। लेकिन इसके गैंग में इन 3 के सिवा चौथा कभी नहीं रहा। बाद में वो शिव प्रकाश, सुधीर और अनुज, हाँ, या आनंद पांडे? नहीं, पहले आनंद पांडे था, बाद में उसकी जगह पर अनुज आ गया। शिव प्रकाश और सुधीर। थोड़ी देर राजन तिवारी भी रहा, ये भी बाद में विधायक रहे। देखिए, थोड़ी देर राजन तिवारी, वो वहाँ पे बिहार में उसको असिस्ट करने के लिए इन्होंने राजन तिवारी को भी अपने साथ लिया था। और जब मोकामा में हम लोगों ने रेड की थी, वहाँ तमाम इसकी ढूंढा ढांडी हुई थी। उसके बाद राजन तिवारी ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बिहार की सरकार को मना करना चाहिए था, कैसे वो लोग यहाँ आ गए, कैसे मोकामा में घुस गए, कैसे उन्होंने इतना परेशान किया सूरज भान को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी मैंने इसमें जिक्र किया है। तो एक तो उसके पास सिर्फ 3 सदस्य थे, नंबर 1। नंबर 2, जो कुंडली निकालने की बात थी, ये उसकी स्पेसिफिक थी। आपके बारे में दर्शकों को कुंडली निकालना क्या होता है? कुंडली निकालना किताब में तो आपने विस्तार से लिखा है। देखिए, उससे खौफ बढ़ जाता था सामने वाले के अंदर। अरे साहब, क्या खौफ था। जिन लोगों को उसने टेलीफोन करके धमकाया, मतलब उनको यकीन नहीं हुआ बहुत दिन तक कि हाँ ये मारा गया, ये खौफ था। कुंडली हुई, जैसे किसी बड़े व्यापारी को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, फलां आदमी भेज रहे हैं, उसको 10 लाख रुपए दे देना। तो उसने कहा भैया हमारे पास कहाँ है, हम तो पहले ही, व्यापारी तो यही कहता है साहब हम तो घाटे में चल रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले गोरखपुर के कोई लड़के को फ़ोन करेगा जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल का लाइसेंस होगा, उसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कोई असलहा नहीं रखता होगा, प्लेन एंड सिंपल लड़का है। उससे कहा कि फलां व्यापारी की उसकी कुंडली निकाल के आओ, फलां जगह रहता है, फलां जगह दुकान है। तो ये नहा धो के सवेरे 8 ही बजे मोटरसाइकिल लेके उसके घर के सामने दुरुस्त मिलेगा। कोई चीज़ इलीगल उसके पास नहीं है, पकड़ा भी जाएगा तो कहेगा साहब हम अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो वहाँ से सवेरे निकला, रास्ते में पान की दुकान पे रुका, फिर वहाँ से अपनी दुकान पे पहुँचा। वहाँ चाबी वाला आया, उसको ताले को 2 बार प्रणाम करता है, उसके बाद भी चाबी लगाता है, खोलता है, फिर वहाँ से निकलता है। शाम को 2 दोस्तों के साथ अपने किसी जगह बैठ के वो डोसा खाता है या जो भी खाता पीता है, और फिर शाम को वो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी सीढ़ी चढ़ के वो पहुंच गए अपने घर। वो लड़का जो कुंडली निकाल रहा था उसने ब्रीफ कर दिया रात में 9 बजे कि भैया 7:55 पे निकला था, 8 बजे मुन्ना पान की दुकान पे खड़ा होके उसने पान खाया था, और पान खाने के पहले उसने 1 पेप्सी पी थी। उसके बाद जब वहाँ गया तो पीली शर्ट वाला इनका एक नौकर चाबी लेके आया था, और फिर ये खुद जो है वो लाल रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए थे। इस तरह के डिटेल, वो डिटेल कहता तो कुंडली पूरी होनी चाहिए। तो शाम को उसे फ़ोन करेगा और उसको बताएगा
कि तुम अपने आप को बहुत चालाक बनते हो। सुबह इतने बजे निकले, वहाँ खड़े हुए, पेप्सी पी, पान खाया, तुम्हारे बगल में एक कुर्ते पैजामे वाला भी आया था, तुमने उससे इस तरह से बात की, उसके बाद वहाँ गए और मैं चाहता तो वहीं तुमको गोली मार देता, क्योंकि तुम पहले आदमी हो या तुम अकेले आदमी हो जो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ऐसे ही फोन उसने लालजी टंडन को भी जब किया था, ऐसे तो भी किया था, यही कि उस समय मैंने आके आपको माला पहनाई तब भी गोली मार सकता था। तो ये इतना अच्छा, कई बार तो मान लिया खौफ में आ गए, बीबी ने पूछा, उनके भाई ने पूछा या पिताजी ने पूछा, भाई क्या बात है, तुमको क्या हो गया, किसका फ़ोन आया था, तो आदमी बता देता है कि भैया कल को अगर मारे जाएं तो कम से कम सबकी जानकारी में तो रहे। तो उन्होंने कहा आप फ़ोन नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगी। तो उनकी पत्नी ने उठा लिया फ़ोन। अब अगली बार जब आया कि पैसा कब दोगे, उस व्यापारी की पत्नी ने उठा लिया कि क्यों धमका रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर उस शुरू करेगा कि तुम्हारी भी कुंडली बताऊं मैं। तो वो थोड़ा सा, उन्होंने कहा देखो मैं तुमको 2 दिन का समय दे रहा हूं, इनसे पूछ लेना कि जब पान की दुकान पे पान खा रहे थे तो पीछे कितने आदमी खड़े थे। सब साइकोलॉजिकल है ना, वो वहां था, हो सकता है वो नेपाल से फोन कर रहा हो, लेकिन 2-3 दिन में वो आदमी पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता था, इतना मानसिक रूप से उसको। और किसकी कुंडली नहीं निकाली, किसकी कुंडली नहीं निकाली। और ऐसा खौफ उसने व्यापारियों में, बड़े लोगों में। एक डॉक्टर मिश्रा थे, बहुत बड़े कार्डियक सर्जन थे, उनकी बड़ी प्रैक्टिस चलती थी, उनको फ़ोन कर दिया, डॉक्टर साहब बहुत प्रैक्टिस चल रही है, 50 लाख निकाल के रखना। तो डॉक्टर, उनके पास डीजी का भी फ़ोन था, इनका भी था, उनका भी था, और उन्होंने फ़ोन से सबको बताया। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब निकाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आप जब कल वहाँ से वहाँ गए थे, वहाँ से वहाँ गए थे, तो हम भी वहीं थे, अब कल निकलना हम देखेंगे। तो अब वो डॉक्टर साहब बेचारे 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। तो ये कुंडली निकालने का तो आदमी गैंग में जो असलहा लेके चलने वाली वो 3, जिसमें AK-47 होती थी, .45 की पिस्टल होती थी, 9mm की पिस्टल होती थी, और कई जगह 9mm स्टेन का भी इस्तेमाल किया है। ये सब होता था, लेकिन इस तरह की सूचना देने वाले इनकी फौज थी, जो उसके गैंग मेंबर्स नहीं थे, कैजुअल मेंबर हम लोग कहते हैं। हाँ, कैजुअल मेंबर्स आप कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो उनकी कभी मुलाकात भी न हुई हो। जैसे मैंने एक जगह जिक्र किया है कि उसको छपास का रोग था, एक लड़का उसने सेट कर रखा था कि सवेरे सारे अखबार पढ़ के वो बताता था कि भैया ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है और ये निकला है। मैंने उन पत्रकारों का भी नाम इसमें लिखा है जी, कि घटना के बाद उनको फ़ोन करके कहा कि भाई ये उसने नहीं किया, मैंने किया है। तुमको पायनियर के दीपक शर्मा का कई लोगों से उसने फ़ोन किया कि झूठ मत लिखा करो, तुम भी समझ लेना, लिखना बंद कर दिया था लोगों ने। तो एक आदमी उसको हिंदी अखबारों की पूरी सब किस्सा कहानी उसको सवेरे ब्रीफ कर देता था। तो उस हिसाब से वो और टारगेट अपने फिक्स करता था। इंग्लिश पढ़ने वाले लोग नहीं थे, तो एक उसमें से इंग्लिश पढ़ने वाला था जिसको उसने सेट किया था कि सवेरे वो, जैसे जब ये अखबार में फ़ोटो छपी तो उसने बताया कि भैया आप तो सारे अखबार में फ़ोटो छपी तुम्हारी। तो उसने कहा कहाँ से पा जाएंगे साले, फ़ोटो इनके पास कहाँ से आएगी, गलत छपी होगी, हमारी फ़ोटो नहीं होगी। उसने कहा भैया नहीं, फ़ोटो तो आप ही की है। कहने लगा ऐसा करो, सब कटिंग काट लो सब अखबारों की, एक लिफाफे में कर दो, अभी मैं 1 घंटे में बताता हूँ किसको देना है। फिर वो लिफाफे में करके रेलवे स्टेशन तक गया, जो हम लोगों ने ट्रैक किया। उसके बाद उसने गोरखपुर जाने वाली किसी ट्रेन के किसी व्यक्ति को दे दिया, जो उसको डिलीवर हो गया। तीसरे दिन तब उसने कहा कि हाँ फ़ोटो तो हमारी है, लेकिन ये कहाँ से ली इन लोगों ने, क्योंकि मैं जीन्स का ये जो उसमें शर्ट पैंट है वो तो मैं कभी पहना ही नहीं मैंने आज तक। और मरने के समय तक वो इस बात को ढूंढता रहा कि ये फ़ोटो कहाँ से ली। इकलौती फ़ोटो थी जो पुलिस के इकलौती पास फ़ोटो थी, वो भी किस तरह से ढूंढ के, और जिन्होंने दी थी उनकी जान की रक्षा की गुहार पर हमने और अरुण कुमार साहब ने ये तय किया कि राजेश इसमें कुछ ऐसा अल्ट्रेशन कर दो कि वो आदमी ट्रेस न हो। आप लोगों ने चेहरा श्री प्रकाश का रखा, कपड़े बदल दिए ताकि उसको समझ में ना आए कि ऐसा हुआ। ये था कि ये सूचना हुई कि साहब इसका एक बहनोई रहता है। विवेक श्रीवास्तव उस समय लखनऊ के सबसे बड़े
लॉटरी के डीलर थे, सबसे बड़े, करोड़ों करोड़ का व्यवसाय था, मायावती जी की गवर्नमेंट थी। इसने अपने बहनोई को एजेंसी दिलवाने के लिए, जैसे मेघालय लॉटरी, आसाम लॉटरी, दुनिया भर की लॉटरी चलती थी, अपने बहनोई को लॉटरी की एजेंसी दिलाने के लिए विवेक श्रीवास्तव से कहा कि भाई फलाने एरिया की इसको दे दो। तो उसने घुड़क दिया कि क्यों दे दें उसको, भाई हमारे आदमी जो काम कर रहे हैं इतने दिन से, जो इस्टेब्लिश कर लिए हम। तीसरे या चौथे दिन उसने, विवेक श्रीवास्तव अपने यहाँ से लॉटरी हाउस से निकले और लाटूस रोड पे उनको 25-30 गोलियां मारी, सरे शाम मारी, सरे राह मारी। तो जब इसका किस्सा किसी हम लोगों के कांटेक्ट ने बताया कि साहब इसके भनोई का पता किया जाए, तो फिर लॉटरी वालों के बीच में हम लोग सब लोग गए, पता किया, तो पता लगा कि हाँ साहब इसका भनोई है। रियल भनोई तो नहीं है, लेकिन वो भनोई से ज़्यादा उसको मानता है और बालू अड्डे के पास वो रहता है। ढूंढ के हम लोगों ने निकाल लिया। फिर किसी ने बताया कि साहब आज लखनऊ देखा गया है, तो हम लोगों को ये आइडिया हो कि और कुछ हमारे पास नहीं, चलो आओ वहीं दबिश देते हैं, हो सकता है अपने भनोई के यहाँ रुका हो। रात में सारे लोग वहाँ घेर के चढ़ गए। तो उसके बहन बहनोई मिले, उनसे पूछा गया कि यहाँ आया था, उसने कहा नहीं आया था। उन्होंने कहा नहीं बर्थडे में यहाँ आया था। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसा देते थे कि हो सकता है दोपहर में हमारा काम चल जाए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं आया था, कतई नहीं आया था। तो और लोग भी मिलके वो पति पत्नी से पूछताछ कर, उन्होंने बताया कि हाँ साहब आता है लेकिन अभी नहीं आया था। तो उसकी 2 बच्चियाँ थीं, एक उस समय 12-14 साल की रही होगी, एक और छोटी थी 15 साल की रही होगी। ये डरी सहमी सी अपने कमरे में रो रही थी, क्योंकि डांट या हल्की फुल्की थप्पड़ लगा के उसके माँ बाप से पूछा जा रहा था कब आया था। तो घूमते घूमते हम लोग उसके कमरे में चले गए, बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मम्मी पापा को पुलिस वाले मार रहे हैं, मतलब आप लोग मार रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। नहीं मार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मामा कब आए थे तुम्हारे? तो तुम्हारी बर्थडे में तो आए होंगे वो, कब बर्थडे थी तुम्हारी? तो उसने डेट बताई 3-4 महीने पहले की, कि बोले अंकल आए थे मामा, और लेकिन 3-4 महीने पहले आए थे। तो ये फ़ोटो तो होगी उनके पास, और तुम्हारे पास जब वो बर्थडे की बोले हाँ अंकल है हमारे पास। अपनी किताब में रखी हुई 4 फोटो ले आई वो, और बताया उसने कि ये मामा है। इस बीच में उनके माँ बाप को भी पता लग गया कि मेरी बेटी ने, वो उससे बात नहीं कर पाए कि तुम्हारे पास फ़ोटो है मत देना। वो दोनों आए और एकदम बिल्कुल पसर गए कि साहब हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उसने बिल्कुल खुलेआम ये कह रखा था जिस किसी के पास फ़ोटो। देखिए आर.के. सिंह की जब डेथ हुई थी, जब उसको गोली मारी थी इन लोगों ने, तो उनकी जेब में भी शिव प्रकाश की फ़ोटो थी, और गोलघर में भी एक उसको शादी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको गोली मार दी थी कि तुमने पुलिस वालों को हमारी किसी फंक्शन के अटेंड करते समय की जो वीडियोग्राफी थी वो तुमने दी है मेरी फ़ोटो के लिए। तो ये शोर था कि फ़ोटो अगर किसी ने दे दी पुलिस को तो मारा जाएगा। हम लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा वो साला है, तुमको कैसे मार देगा? बोले साहब कहीं कोई उसके लिए ना बहन ना बहन हुई, वो 100% हम लोगों को मार देगा। तो हम लोग जब वहाँ से आए तो अरुण कुमार साहब ने कहा राजेश कुछ ऐसा करो कि ये पता न लगे कि इसके यहाँ से फ़ोटो मिली है, नहीं मार तो देगा वो। तो उसे फ़ोटो को लेके मैं आया जहाँ हज़रतगंज में कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसमें जो किनारे वाला खंभा है उसमें हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा के लोग बेचते थे। उस समय पोस्ट कार्ड होता था, उसमें 10 पैसे के आप स्टैंप लगाइए और जिसको भी विश करना हो वो लिख के आप उसको भेज दीजिए। मैं उस फ़ोटो को और उसको मैच कर रहा था कि किस में ये फिट बैठेगी। सारे लगभग उस समय बॉलीवुड के जितने भी थे उसी में ये सुनील शेट्टी की फ़ोटो मुझे दिखाई पड़ गई। वो कुछ उस अंदाज में भी देख रहे थे अपनी फ़ोटो में जैसा वो हमको दिखाई दे रहा था। तो वो एक पोस्ट कार्ड मैंने उनसे ख़रीदा। शादी में रहा करते थे हम लोग, वर्दी तो थी नहीं, शादी में थे, ख़रीदा, अपने ऑफिस गए, उसको ब्लेड से बारीकी से काटा और सिर वाला हिस्सा उनका सिर निकाल के उसमें उसको फिट किया। तो प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि हाँ इससे काम चल जाएगा। उसको एक सफ़ेद कागज़ पे पेस्ट किया और अमर फैक्स है वहाँ पर, अकेला उसके पास कलर प्रिंटिंग थी फ़ोटो स्टेट की, किसी के पास नहीं थी। उसके पास ले गए, हमने कहा भैया इसकी फ़ोटो निकाल दो। कितनी? हमने कहा 50 निकाल दो। कि मैंने बताया साहब फ़ोटो तो बन गई है, अभी मैं लेके आता हूँ, अगर देने लायक हो तो आज प्रेस में दे दीजिए। क्योंकि इतना कॉर्नर हुए थे, रोज़ अखबार में निकलता था कि सफ़ेद हाथियों की फ़ौज है STF, इनके बस का कुछ नहीं है।
जिलों से रिजेक्ट किए गए माल से बनी है STF, इस तरह के छपते थे। आज तक फ़ोटो नहीं मिली है, क्या ढूंढेंगे, इस तरह के कमेंट लगभग सभी अखबारों में निकलते थे। परेशान हो गए थे हम लोग कि यार इतने दिन से हम लोग लगे, फ़ोटो नहीं है। तो खैर अमर फैक्स वाले के यहाँ गए, हमने कहा 50 कॉपी निकाल दो। उसने शहर्स 50 कॉपी उसकी निकाल के काट के बना दी। शाम को अरुण कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहा कि साहब आप फ़ोटो चिल्लाते थे, ये उसकी फ़ोटो है, छापिए आप इसको। टीवी पर भी आई, अखबारों में भी आई, सब में उसकी फ़ोटो आई, वही फ़ोटो आज तक वही फ़ोटो चली। अब तो बहुत कलाकार लोगों ने उसकी कोई बचपन की फ़ोटो कहीं उसके घर से निकाल के, इसके सिवा दूसरी कोई फ़ोटो थी ही नहीं उस समय। तो साहब वो फ़ोटो आ गई। अगले दिन जब अमर फैक्स के जो मालिक हैं बंटी भाई हम लोगों के, उन्होंने देखा कि वही फ़ोटो जो कल हम 50 किए हैं, तो वो बेचारे घर पे आ गए शाम को कि भाई साहब हम तुम्हारे जाएंगे, पता तो लग ही जाएगा कि हम ही ने किया और कलर्ड कहीं है ही नहीं। और आप इतने अच्छे मित्र हैं हमारे, आपको बताना चाहिए था शिव प्रकाश का, तो मैं कहीं और से करा देता। वो बेचारा इतना डरा रहा। फोटो छापने का खौफ है, हाँ, कि फोटो हमने फ़ोटो उससे निकाली है। और मरते दम तक वो इसी बात को पता लगाता रहा कि ये फ़ोटो कहाँ से किसने बनवाई। मरते दम तक का जिक्र आया, आप वो आखिरी व्यक्ति हैं जिसे जीवित शिव प्रकाश शुक्ल ने देखा जी, जब एनकाउंटर हुआ इंदिरापुरम में। जी, क्या हुआ था, क्या हालात थे? देखिए हालात तो हम लोग पीछा कर रहे थे। स्पेसिफिक इनपुट थी कि साहब वो लगातार बात कर रहा है, उस लड़की से भी उसी दिन बात की थी, और आरिफ कैसल्स के या आरिफ होटल के जो बिल्डर को धमका रहा था। हाँ, धमका रहा था। नंबर गोरखपुर से मिल गया, इस नंबर से बात हो रही है। हम लोग दूर कहीं सर्विलांस पे लगा रखा था, सर्विलांस पे लगा रखा था, हम लोग दूर कहीं थे। वहाँ हम लोग जब पहुँचे उस नंबर पे तो पता लगा ये PCO है। उनसे पूछा गया, बोले हाँ साहब 2 आदमी भीतर आए थे, किसी गाड़ी से थे, वो निकल गए। बाहर गार्ड से पूछा, बोले साहब सीलो चूंकि पहचानी जाती थी, उस समय सीलो को बहुत चलन नहीं था, और काली सीलो या ब्लू सीलो अगर सड़क पे चलती तो लोग एक बार देख लेते थे। तो ये पता लगा कि साहब ये सीलो गाड़ी से थे। तो बस हम लोगों का लक था कि उसको ढूंढते ढूंढते पता लगता गया कि हाँ यहाँ से क्रॉस हुई, यहाँ से क्रॉस हुई, यहाँ से क्रॉस हुई। और फिर इंदिरापुरम में जब उसको आगे का रास्ता नहीं मिल पाया, बन ही रहा था इंदिरापुरम, बहुत छोटी छोटी 2, 3, 4 कॉलोनीज, पूरा जंगल था। दिन की बात है 11 बजे। वो एक लोकल इंस्पेक्टर थे जो गाजियाबाद में, अरुण कुमार साहब जब SSP थे तो उनके साथ पोस्ट थे, उनको फ़ोन से उन्होंने बता दिया था ये कि ज़रा उधर भी देखना, जो हमारा नाका है, कि अगर ये गाड़ी वहाँ से क्रॉस हो तो। वो चूँकि वहीं पोस्टेड थे, लगभग वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे या 10 किलोमीटर दूरी पे कोई थाना था। तो खैर घेरा घारा गया, जब कहीं नहीं निकलने का रास्ता हुआ उसने फायर किया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो मारा गया। आखिरी में मैं चाहता हूं राजेश पांडे जी, आप उस फोन कॉल के बारे में बताएं, आपकी और शिव प्रकाश शुक्ला की बातचीत। फोन कॉल 2 बार हुई? 2 बार हुई मेरी। उसने आपको फोन पे धमकी देखिए धमकाया उसने सबको, कोई बचा नहीं, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया। हम लोग उस समय लैंडलाइन फ़ोन से एक पैरेलल एक किट मिलती थी 120 रुपए की, कि उससे पैरेलल लगा के एक टेप रिकॉर्ड में आप लगा दीजिए, तो जब आप फ़ोन उठाएंगे और उसको ऑन कर देंगे तो आप जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं उसमें कैसेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसने फ़ोन किया, मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे की बात होगी, बच्चे बहुत छोटे थे, मैं पति पत्नी दोनों बच्चे, सो रहा था। थोड़ा ऊंचाई पर मेज पर वो फ़ोन रहता था, तो कोशिश ये करते थे, सवेरे रात भर के जगह थे, तो स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया कि जो कोई भी होगा हम लेटे लेटे उससे बात कर लें, कौन उठे, कौन उसका क्रेडिल पर से उस फ़ोन को उठाए। ऑन कर दिया तो उसने छूटते ही कहा कि राजेश पांडे बोल रहे हो? हमने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं, बताइए कौन सा बोल रहे हैं? उसने कहा शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ मैं। तो हमने कहा कौन शिव प्रकाश? तो बस वो अपनी औकात पर आ गया, इतनी जल्दी भूल जाओगे तुम, ये वो अपना गालियां बकने लगा। गालियां बकने लगा, मैं भी गालियां देने लगा, और वो 19 गालियां दे रहा था, मैं 20 गालियां दे रहा था। इस बीच में इलाहाबाद का खून है, ऐसे कैसे? इलाहाबाद का खून है, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने गालियां देनी शुरू की। मैं ये भूल गया कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों साथ में हैं, और कन्वर्सेशन होता रहा कि उसने ये कहा कि तुम जो 2 खिलौने वाले लेके बिठा के चलते हो,
तुम्हारी बेटी लोरेटो में, वही कुंडली निकालने वाली बात कि तुम्हारी बेटी लोरेटो में पढ़ती है, तुम्हारा बेटा सैन फ्रांसिस में पढ़ता है, मुझे पता है इतने बजे स्कूल खुलता है। हमने कहा ये किसी और को धमकाना, मैं सब जानता हूँ कि तुम किससे किससे पता किए होगे। मेरा ये सब पता करना ये कौन सी बड़ी बात है, कोई भी पता कर देगा ये। खैर बातचीत हुई, धीरे धीरे करीब 40 मिनट हो गए बातचीत के। इस बीच में बच्चे हमारे दोनों सहमे हुए से, पत्नी हमारी सहमी हुई सी। जब बात कटी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्पीकर पे बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी सुविधा के लिए कि लेटे लेटे स्पीकर ऑन कर दिया, लेटे लेटे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुझे अंदाज़ होता कि मैं फिर हिसाब से बात करता उससे। और सवेरे सवेरे कोई गाली दे दे, कोई भी हो, तो वो तो बर्दाश्त के बाहर है। खैर दोनों सहमे हुए। श्रीमती जी ने कहा कि भैया नौकरी आप करो, हम लोग चल रहे हैं। दुख भी हुआ मुझे कि बच्चों के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या सोचेंगे बच्चे कि मैं कैसी कैसी गालियाँ दे रहा हूँ। फिर मैंने तुरंत कैसेट निकाला, उनके पास ले गया, फिर सब लोगों ने बैठ के वो पूरा कन्वर्सेशन सुना। मैंने इसमें लिखा है कि उसने द देन डीजीपी को भी फ़ोन किया था, और फिर उनके घर के बाहर। कौन थे डीजीपी उस समय? KL गुप्ता साहब थे। एक डीजीपी का आपने और भी जिक्र किया है जो लगातार आप लोगों के दावों को दरकिनार कर रहे थे। डीजीपी नहीं थे उस समय, IG थे, मिस्टर AK गुप्ता, नाम से लिखा है मैंने। AK गुप्ता? हाँ, मैं तो KL गुप्ता साहब DGP। अच्छा, तो AK गुप्ता को क्या समस्या थी STF से जो वो लगातार आप लोगों को डिस्क्रेडिट करने की देखिए, कोशिश कर रहे थे? ऊपर इन लोगों की प्रोफेशनल राइवलरी थी, हमारे अरुण कुमार साहब से, अजय राज शर्मा साहब थे से, और इन लोगों से ऐसे अफसर भी थे श्रीराम अरुण जैसे, जो पैदल चल के आए, मिठाई खिलाने, पूर्व डीजीपी हो गए थे कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आए और सबको शाम हो गई थी, ज़्यादातर लोग चले गए थे, लेकिन उनकी खुशी, क्योंकि उन्हीं के समय में सारे बड़े कांड उसने उनका घर भी विज्ञानपुरी में, वहीं विज्ञानपुरी में, हम लोगों से पीछे ही है। और वो मिठाई लेके आए और जिद करके सबको अपने सामने खिलाया। एक वो भी DGP थे, हौसला बढ़ाने वाला। हौसला बढ़ाया उन्होंने। तो ये था। ये बताइए राजेश पांडे जी, ZEE5 पे रंगबाज आई, उसके पहले शहर फिल्म आई अरशद वारसी की जी, उसमें जो ब्यौरे दिखाए गए हैं, मैं किताब पढ़ता हूं तो उसमें लगता है कि कई चीजें तो उसमें ऐसी ही हैं। सौरभ जी देखिए, इन्हीं सबसे दुखी होकर मैंने ये किताब लिखी है। इस किताब के पहले कोई बोला प्लास्टिक सर्जरी, सिंगापुर चला गया, अरे इंडियाज मोस्ट वांटेड के जरिए पकड़ा गया। मैं बता तो रहा हूँ, 200 तो वीडियो आपको मिल जाएंगे इस किताब के प्रकाशन के पहले के। हाँ। 200, और उसमें कम से कम 150 अलग अलग कहानियां होंगी, जिसकी जो मर्जी है वो। किस किस तरह की कहानियां गढ़ी गई? बस यही कि साहब वो तो सिंगापुर में था, किसी ने कहा साहब हरिशंकर तिवारी के घर से पकड़ के लाए थे, किसी ने कहा साहब वहाँ बैठा हुआ था, किसी ने कहा कि उनके यहाँ बैठा हुआ था, और ये भी कहा गया कि साहब फलाने साहब ने मुखबिरी कर दी तभी लोग पाए, नहीं कहाँ पाते उसको। इस तरह की बातें यूट्यूब पे सब हैं, आप देख लीजिए उसे। तो इन कहानियों से आजीज आ गया था, मैं परेशान हो गया था, और तब मैंने डिसाइड किया कि जो इसका ऑथेंटिक अकाउंट है ये सबकी नॉलेज में आना चाहिए, क्यों है, क्या है, कैसे है। और आप सोचिए, हम लोग जब पैरेलल पे सुनते थे सारे अधिकारी, तो DP बॉक्स हुआ करते थे पहले टेलीफोन के पोल पर। हमें मान लिया ये पता लग गया कि 5 नंबर हैं जिनके यहाँ से वो कभी कभी जाता है, या उनमें एक PCO का नंबर भी था। कैसे सुना जाए? E10B के जो एक्सचेंजेस उस समय आए थे उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुनने की व्यवस्था थी। तो वो DP बॉक्स में 2 पेयर लगा के टेलीफोन वालों से SSP साहब बात करके उनका टेंट नीचे लगता था, जगह जगह टेंट लगे होते थे, टेलीफोन खोदा हुआ होता था, 4 लोग उसमें काम करते थे। उस DP बॉक्स से उस कनेक्शन को निकाल के एक फ़ोन के माउथ पीस में काला टेप लगा के वो कॉल हम लोग वहाँ बैठ के उस गर्मी में, मई जून की गर्मी में सुनते थे, और सब लोग सुनते थे। मैं भी सुनता था, अरुण कुमार साहब भी सुनते थे, सत्येंद्रवीर सिंह साहब भी सुनते थे, पूरा दिन और पूरी रात। ये इस तरह का, मतलब कितनी परेशानियों से, बिना किसी, उस समय हाथ से FIR लिखी जाती थी, बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे। ये लोग इतने बड़े अपराधी वहां पहुंचे कैसे? और इसका अरमान भी वही था। इसका अरमान भी अपने वही। भी BCO ये देखिए, वही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, या जिसको ये कि इतनी 90 के दशक में अपराधियों के मन में उनकी कितना हौसला था कि हम सरकार भी बना सकते हैं।
25 तुम जितवा लो विधायक अपने, 10 तुम जितवा लो, सबके उसने फिक्स कर दिए कि इस विधानसभा से लड़ाऊंगा। गठबंधन की सरकारों का दौर था, उनका 25 अगर हमारे होंगे तो बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। सही बात। जब अमरमणि और हरिशंकर मंत्री बन सकते हैं। अमरमणि के लिए तो ये कहते हैं कि वो सरकारें बनवाता था, उसके पास जो 10, 12, 15, 20 जो उसके विधायक थे वो जिधर चले जाएं वो सरकारें बनवाता था। वो दौर था, 90 का वो दशक था। 30 गाड़ियों का काफिला और 25 गाड़ियों में राइफलें बाहर निकली हुई। बच्चे जो स्कूल जाते थे वो छिप जाते थे अपने रिक्शे में। ये वो दौर था और उसी में इतनी मुश्किल में खैर मोबाइल फ़ोन आया। मतलब सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इस मोबाइल के नेटवर्क को, टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को। दूसरा ईवीएम आ गया तो ये धंधा पानी बंद हो गया, बूथ छापने का। तब धीरे धीरे सुधार हुआ। अब तो खैर बहुत सुधार हो गया। आज की तारीख में 40% केसेस सीसीटीवी फुटेज से खुल रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिए, 40% केसेस, 40% केस खुल रहे हैं सीसीटीवी से। और कई माफिया माननीय हो गए हैं। तो चीजें तो बदल गई काफी, बहुत बदल गई। आखिरी में जब एनकाउंटर चल रहा था, गालियां वालियां बक रहा था, कुछ कह भी रहा था श्री प्रकाश? नहीं कहेगा क्या, फोर्स देख ली, भाग रहा था, घेर लिया, क्या कहेगा, भागने की कोशिश करने के सिवा। जिसको ये पता लग जाए कि पहली बार हम घेरे गए हैं, पहली बार घिरे हैं, कोई रात के अंधेरे की बात नहीं थी, दिन की बात। कभी घिरा नहीं, किसी ने घेरा नहीं, किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो जानता तो वो भी था कि हमारा क्या होना है। ये शीर्षक कहां से आया, वर्चस्व? वर्चस्व का इस्तेमाल ये खुद करता था। जो आप लोग फोन सुनते थे? जब हम लोग फोन करते थे, जैसे किसी ने पैरवी की, कह रहे भैया उसको छोड़ दीजिए फलाने, उनका देखो ये वर्चस्व की लड़ाई में बीच में ना पड़ना, मारे जाओगे। उसका पसंदीदा शब्द था, उसका पसंदीदा शब्द, मारा गया आखिरी में मारा। हर अपराधी का यही हश्र होता है, होना भी चाहिए। राजेश पांडे जी ने इस इंटरव्यू में जो बताया वो इस किताब का सिर्फ 1% है। बहुत सारे दिलचस्प बारीक ब्यौरे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों की आमद है। इसलिए किताब वाला में हमने इस किताब को फीचर किया और हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे ये किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। बिल्कुल एक थ्रिलर, एक पेशी थ्रिलर की तरह है। एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। राजेश जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग वीडियो बनाए ना बनाए, पर मैं चाहता हूं कि एसटीएफ में रहने के दौरान या एसएसपी रहने के दौरान आप और भी जिन ऑपरेशंस में शामिल रहे उन पर भी किताबें लिखें, क्योंकि पुलिसिंग के अलावा लिखने में भी आपकी महारत दिखी मुझे। इसकी एडिटिंग भी बड़ी दुरुस्त हुई है, वो कहीं पे भी कतर ब्योंत नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुझे इस किताब को पढ़ते हुए अचरज लगा कि कहीं भी आप नाम लेने से बचे नहीं हैं किसी का। कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर गेस करें आदमी, क्या फ़ायदा है। जो है वो है। अगर फैक्ट्स पे कोई चैलेंज करना चाहिए, चाहे तो कर सकता है, जवाब भी मैं दूंगा जी। और दूसरा ऐसा है कि इसमें आप नाम छिपा के और काल्पनिक नाम रख के ये करके, तो सौरभ जी आप जानते हैं, फिर वो किताब की आत्मा मर जाती है। बिल्कुल, आत्मा मंजती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आखिर से हमारी मुठभेड़ बल्कि हमारा मिलन होता रहे। किताब वाला में ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों, और वो कौन सी किताबें, कौन से ऑथर से जिनसे बातचीत आप देखना चाहेंगे। ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।